नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका उत्कर्ष की इस पावन धरा पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तरंगों का व्यतिकरण। कैसे होता है व्यतिकरण, किन किन तरंगों में होता है, व्यतिकरण होने के बाद क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आए हुए हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो हमारा डिस्कशन प्रारंभ हो रहा है किसके ऊपर बताइए। वी विल डिस्कस व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होगा इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। हमेशा याद रखना मेरे साथियों, व्यतिकरण दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण की घटना है। It is the process of the superimposed of the two or more than two wave। अगर एक से ज़्यादा तरंगे हैं, वो किसी एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और एक ही डायरेक्शन में चलते 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 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो गई, एक दूसरे के ऊपर समा गई, तो इस घटना के कारण क्या होगा कि वो अब दो नहीं रहेगी। उन दोनों तरंगों के सुपर इम्पोज्ड होने से एक ही वेव बनेगा, एक ही रिजल्टेंट वेव बनेगा। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे, उसको हम व्यतिकरण कहेंगे। तो व्यतिकरण को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसके बाद में इसको डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेव हमारा ये है, फॉर एग्जाम्पल एक वेव ये है और दूसरा वेव हमारा ये है। ये दोनों तरंगे एक ही दिशा में जा रही है, नो डाउट, बिल्कुल जा रही है। ये भी धनात्मक x दिशा में जा रही है, ये भी धनात्मक x दिशा में जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड भी a1 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a2 है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, ये 0 से t समय में एक साइकिल पूरा होता है, तो आधा साइकिल t/2 में होगा, तो ये 1/4 हो गया। यानी ये वेव इस वेव से t/4 समय से पीछे हैं और जहाँ समय t/4 होता है वहाँ एंगल π/2 होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो वेव है इस तरंग से π/2 कोण से आगे चल रहा है। जब ये दोनों तरंगे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, फ्रीक्वेंसी लगभग समान है, आयाम लगभग समान है और एक ही दिशा में चलते चलते अगर ये सुपर इम्पोज्ड हो गई, अर्थात मैं कहूँगा अध्यारोपित हो जाती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो परिणामी तरंग बनती हैं, उस परिणामी तरंग की तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है परिणामी तरंग की ऊर्जा, परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम, आयाम का मतलब है उसका शिखरमान। देखिए, कभी उच्चतम हो रहा है, कभी मिनिमम हो रहा है, कभी कभी मैक्सिमम हो रहा है और कभी मिनिमम हो रहा है। इस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये डेली लाइफ में भी प्रतिबिंबित होता है, आप डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी बात कहूँ, मैं अपने घर में पढ़ाई कर रहा हूँ रात्रि के समय और घर मोहल्ले के अंदर किसी दो घरों में शादियाँ हैं और दोनों घरों में क्या किया गया है, दोनों घरों ने अपने अपने अकॉर्डिंग महिला संगीत का आयोजन किया है। अब एक घर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी देसी परिवार से संबंध रखता और एक जो है बहुत हाईली डेकोरेटेड फैमिली है, क्लियर। तो उन्होंने भी डीजे लगाया है और मेरे जैसी देसी फैमिली वाले परिवार ने भी डीजे लगाया है। अब मेरे वाला जो डीजे चल रहा है वहां से गाना आ रहा है, पियाओनी, इस तरह का सॉन्ग आ रहा है, और उधर से चिटियां कलाइयां रे, चिटियां कलाइयां रे। अब मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे कानों में ये साउंड ऐसे आएगा, पिया चिटियां कलाइयां रे। कहने का मतलब ये है कि जो लो इंटेंसिव साउंड होगा उसको हाई इंटेंसिव साउंड ओवरलैप करेगा और उसका एक कॉम्बो साउंड आपके कानों में आएगा। उसे कहा जाता है इंटरफेरेंस, इसको कहा गया है व्यतिकरण। तो ये किसी भी तरंग में हो सकता है साथियों, ध्वनि तरंगों में हो सकता है, क्लियर। यह मैं कहूँगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में हो सकता है, यह प्रकाश तरंगों में हो सकता है, किसी भी टाइप की वेव में हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई व्यतिकरण तो हो गया, पर व्यतिकरण होने से हुआ क्या? हुआ ये कि दो अलग अलग एम्पलीट्यूड थे वेव के, अब एक ही वेव बन गई है, तो बताइए उसका एम्पलीट्यूड तो एक ही आएगा आर,
एक ही आएगा आर, और ये परिणामी तरंग भी तो किसी और तरंग से किसी एंगल से आगे या पीछे मूव कर रही होगी, इसका हमें क्या अंदाजा। तो इस अवस्था में आपको निकालने होते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, दोनों की कैलकुलेशन आपको करनी होती है। मैं कहूंगा यह क्या है, मैं कहूंगा इट इज, मैं कहूंगा यह समान दिशा में, यह समान दिशा में संचरित हो रही तरंगों, समान दिशा में संचरित हो रही तरंगों की यह समान दिशा में संचरित हो रही तरंगों के अध्यारोपण की घटना है, अध्यारोपण की घटना है। It is the superimposed process of the two wave in similar direction or same direction. ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे बताइए, आप परिणामी आयाम की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, परिणामी तरंग का आयाम अगर आप देखना चाहते हैं, क्या कैलकुलेशन है बताइए। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आपको परिणामी तरंग का आयाम लाना है। अगर परिणामी तरंग का आयाम लाना है हमें, वो कैसे आएगा जरा देखिए। अगर कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो ये इस तरह से आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वेव का आयाम, इसका स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। समझ आया। यहाँ जो फाई है वो है इनिशियल फेज एंगल। क्या है बताइए, यहाँ जो फाई है वो इनिशियल है फेज एंगल, यानी मैं कह दूंगा प्रारंभिक कला कोण। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कला कोण। इस तरह से आप आर निकाल सकते हैं, उस परिणामी तरंग का आयाम निकाल सकते हैं। आर बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। गॉट इट, याद रहेगा। इस तरह से ये तो आया है परिणामी तरंग का एम्पलीट्यूड, कहने का मतलब है कितना उसमें वेरिएशन है, कितना उसके अंदर मैं कहूंगा पीक के अंदर बदलाव आया है, ये तो एम्पलीट्यूड है। अब अगर मैं कहूं कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, आपको क्या करना है, परिणामी तरंग की तीव्रता लानी है। तीव्रता का मतलब होता है उस तरंग की ऊर्जा। क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है उस तरंग की ऊर्जा। हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के, हमेशा ध्यान रखना क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर मैं कहूं I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो इसको अपन एक फॉर्मूले के अनुसार भी देख सकते हैं। यूं अपन ने दोलन में भी पढ़ा है, U बराबर हाफ के स्क्वायर, ये एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हालांकि ये किसी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में है और ये फॉर्मूला किसी तरंग के संदर्भ में है। तो अगर मैं फॉर फर्स्ट वेव की बात करूं, किसके लिए, प्रथम तरंग की बात करूं, उसकी इंटेंसिटी I1 होगी, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, K आएगा, KA1 स्क्वायर। अगर मैं सेकंड वेव की बात करूंगा तो I2 क्या होगा, KA2 स्क्वायर, I2 बराबर KA2 स्क्वायर। अगर मुझे रिजल्टेंट की बात करनी है, रिजल्टेंट वेव यानी परिणामी तरंग की बात करनी है, तो रिजल्टेंट वेव के लिए होगा I प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, KR स्क्वायर। सिंपल। I कैसे लाऊंगा,
अभी आपने देखा आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2, मैं कहूंगा 2A1 A2 cos फाई, यही आया था। आप इसको K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, K से गुणा करने पर, K से मैंने मल्टीप्लाई किया है, अगर K से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये KR स्क्वायर हो गया, KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर, 2K A1 A2 cos फाई। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, ठीक है। तो KR स्क्वायर बताइए क्या है? KR स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है, ये I1 है, ये I2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट में K स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos फाई। सिंपल है भाई। अगर वर्गमूल से बाहर निकलो लिखोगे तो यही तो लिखोगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2। क्या मैं इसको यूं लिख दूं K A1 स्क्वायर K A2 स्क्वायर cos फाई। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाई बाहर रहेगा। ये है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? इन कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल भी बनते, क्वेश्चन बनते, पर वो ऐसे नहीं होंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। क्या देखना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी मैं कहूंगा व्यतिकरण के प्रकार। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण के प्रकार, यानी मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक विशेष सूचना मैं बता देता हूं साथियों, अगर आपका कोई भाई बहन सखा सखी अभी भी अगर उत्कर्ष परिवार का सदस्य नहीं बना है तो उनका स्वागत है अब उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर में। ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है साथियों। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी, और रिकॉर्डेड कोर्स आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री मिलेगा। तो बिल्कुल इस बार उत्कर्ष ऐप के साथ दीजिए अपनी दीपावली त्योहार को बिल्कुल एक नई उड़ान, एक नया संकल्प। उत्कर्ष ऐप से जरूर जुड़ें और अपने भाइयों बहनों को जरूर बताएं, जरूर सूचित करें। व्यतिकरण के क्या प्रकार होते हैं हमें जानना है। पहला मैं कहूंगा फर्स्ट है हमारा संपोषी व्यतिकरण। क्या है फर्स्ट? संपोषी व्यतिकरण, जिसको कहा गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहा गया है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, संपोषी व्यतिकरण की अगर मैं बात करूं तो ये हमें क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें ये सिखाता है कि अगर दो तरंगे जो सुपर इम्पोज्ड हो रही है, अध्यारोपित हो रही हैं, अगर उनकी कला समान है, सेम फेज में ओवरलैप्ड हो रही है और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिल रही है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। क्या 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 कंडीशन है? क्या क्या कंडीशन है? तरंगे जो है समान कला में अध्यारोपित होती हैं। किस में होती हैं? तरंगे समान कला में अध्यारोपित हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? द वेव आर सुपर इम्पोज्ड इन द सेम फेज। सेकेंड पॉइंट मैं कहूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, एक लाइन इंग्लिश में लिख देता हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड दोनों के दोनों क्या होंगे? आर मैक्सिमम। ये दोनों ही उच्चतम होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए cos फाई हमें क्या मिलना चाहिए? प्लस का 1 मिलना चाहिए, तब जाके ये दोनों मैक्सिमम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर ये cos फाई प्लस 1 होगा
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई अगर मैं +1 पुट कर दूं क्या बन जाएगा 2A1 A2, ये प्लस का 1 हो गया है। आर स्क्वायर बराबर आ रहा है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, किसका होल स्क्वायर आ रहा है ये आर स्क्वायर बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। बताइए क्या ये आर मैक्सिमम नहीं आया, क्या ये आर मैक्सिमम नहीं आया है A1 प्लस A2। ओके, अगर ये आर मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी कितना होगा बताइए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई +1 होगा कि नहीं, I1 प्लस I2 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई प्लस का 1 मिलेगा। I इज इक्वल टू मैं कह दूंगा रूट I1 और रूट I2। बताइए क्या ये मैक्सिमम नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यानी I मैक्सिमम आया है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी एक तरह का ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों मैक्सिमम हो उसे कंस्ट्रक्टिव हम कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, सेकंड पॉइंट अगर मैं कहूं तो दूसरा है हमारा विनाशी व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण को मैं कह दूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर विनाशी व्यतिकरण की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या भाई, विनाशी व्यतिकरण का मतलब है दोनों तरंगे ओपोजिट फेज में मिल रही है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों मिनिमम होंगे, उसको डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। अब मिनिमम करना अपने हाथ में, कॉस फाई कितना लेऊंगा बताइए कमेंट करके, कितना लूंगा मैं कॉस फाई, कितना लेऊंगा, यस मैं कहूंगा बोथ वेव आर सुपर इम्पोज्ड इन ओपोजिट फेज। समझ आया, ये दोनों तरंगे किस में मिलनी चाहिए, विपरीत कला में मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आर मिनिमम। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, न्यूनतम हो जाएंगे, आर मिनिमम। परिणामी तरंग का आयाम और मैं कहूंगा तीव्रता दोनों क्या होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। ये कैसे होगा, इसके लिए कॉस फाई आपको लेना पड़ेगा -1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई -1 लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई मैंने -1 किया। फाइनली हमारे पास A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -2A1 A2, गॉट इट। किसका होल स्क्वायर बना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आर मिनिमम नहीं आया मेरे साथी, A1 माइनस A2। क्लियर है ये, ओके। अगर ये सिचुएशन है मेरे पास तो इंटेंसिटी क्या आएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई, I1 I2 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई क्या देगा, -1 दे रहा है मुझको। तो फाइनली आ रहा है ये मेरे पास I1 प्लस I2 -2 रूट ऑफ I1 I2। बताइए I बराबर हो रहा है रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर।
क्या ये आई मिनिमम नहीं है? ऑब्वियस, बिल्कुल है। √i1 √i2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? ओके फ्रेंड, कैसे क्वेश्चन आया है जरा देखें। कैसे कहना चाह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयाम का अनुपात बताना है। बताइए क्या आंसर निकलेगा इसका? हरी अप। हाँ जी क्या आंसर आ रहा है? देखिए मैंने अभी बोला इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। I1 बाय I2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का होल स्क्वायर नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। तीव्रताओं का अनुपात 1/16 है, A1/A2 का होल स्क्वायर कीजिए और A1 बाई A2 अंडर रूट में 1/16 लीजिए। A1 बाई A2 आ रहा है 1:4। कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्या आप इंटरफेरेंस का ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? क्या आप इंटरफेरेंस का ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? बताइए। यस बताइए, ये वाला कैसे होगा? दो तरंगों के आयामों का अनुपात 2:1 है और इनके अध्यारोपण से मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द 2:1, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कैसे होगा? बहुत सीधा, बहुत सिंपल। A1 बाय A2 2:1 है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है तो अभी बोला मैंने I प्रोपोर्शनल A² है। अगर तुम्हें साथियों I मैक्सिमम चाहिए, अगर तुम्हें I मिनिमम चाहिए तो इसको A1 प्लस A2 कर दो और इसको A1 माइनस A2 कर दो। नहीं आया भाई? इनके अध्यारोपण से मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है ना, तो वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम A1 प्लस A2, मिनिमम A1 माइनस A2। यहां हो जाएगा A1 बाई A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, A1 बाई A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। A1 बाई A2 कितना दिया है? 2:1, 1 का होल स्क्वायर, 2:1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 + 1 3 का स्क्वायर 9:1, 2 माइनस 1 1/1 यानी 9:1। राइट ऑप्शन हमारा ए। किस किस को मिला? किस किस को मिला बताइए? हरी अप। क्लियर है इतना? एक विशेष सूचना मैं आपको और देना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भाई बहन फ्रेंड कोई भी मित्र है और अगर वो राजस्थान सेगमेंट की तैयारी कर रहा है तो उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज पर जाकर 90% डिस्काउंट के साथ दीपावली उत्कर्ष के साथ जबरदस्त मना सकता है। देख लीजिए आप RPSC नॉर्सेड रीट कोई भी किसी प्रकार की जो बुक है, कोर्स है, वो ले सकता है। उत्कर्ष दीपावली धमाका ऑफर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही रहेगा। तो आप अपने मित्र, अपने भाई, सखा, सखी उसको सजेस्ट जरूर करें। और प्रश्न की बात करें तो कैसे क्वेश्चन आएगा जरा देखिए। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये वाला कैसे होगा? इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछ ली। भैया ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। I1 बाय I2 कितना है? 9:4। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, I मैक्सिमम I मिनिमम हमसे पूछा है। वेरी सिंपल, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर।
यही तो होता है मैक्सिमम, यही तो होता है मिनिमम। क्या कह दूंगा, रूट I1 बट्टे I2 प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, और रूट I1 बट्टे I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है, 9:4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ रहा है 9:4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 और 2 5, 25, ये हो गया है 25/4। 3 माइनस 2 यानी मैं कहूँगा 1/4। खच खच खच, यानी 25:1। राइट ऑप्शन हमारा बी है, राइट ऑप्शन हमारा बी है। उम्मीद करता हूं व्यतिकरण आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और भी मैं ऐसे रोचक तथ्य लेकर आता रहूंगा। बढ़ते रहें। विश यू हैप्पी दीपावली। थैंक यू।